रिजोल्यूशन, ठीक है ना, रिजोल्यूशन। आइए उसी सीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। दिख गया, एक होता है आर कॉस थीटा, एक होता है आर साइन थीटा। ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर होते हैं ये। फिर आपको एक दो सवाल से उसका मतलब भी बताया कि कभी कभी एक कदम पीछे हटना भी फायदेमंद रहता है। अब पढ़ा तो मैं रिजोल्यूशन ही कंटिन्यू रहा हूं, लेकिन पढ़ चुके हो कल, लेकिन क्योंकि बेटा आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से आमना सामना फ्रीक्वेंटली होने वाला है, एक्स एक्सिस वाई, एक्स और वाई से ना फ्रीक्वेंटली होने वाला है। अच्छा इवन आपको पता है एक्स कितने सारे यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक्स वाई और जेड के लिए स्पेशल यूनिट वेक्टर डिजाइन कर रखे हैं ना, ये इशारा कर रखे है ना, आई कैप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, है ना, ये इशारेबाजी तो ये स्टैंडर्ड। तो इसलिए कल वाले टॉपिक को एग्जैक्टली एक्स और वाई पे पढ़ते हैं कि यदि एक्स और वाई पे करना पड़े तो क्या होगा। हालांकि पढ़ने से पहले सवाल तो आपने कर लिए हैं कल। माना ये कोई वेक्टर है यार, ये आर वेक्टर है, ठीक है। अब की बारी ईस्ट और नॉर्थ नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं है, अब की बारी है एक्स और ये वाई है। तो अब ये रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमें यदि खेलना है तो कैसे खेलेंगे? कुछ नहीं, जैसे कल खेले थे वैसे आज खेलेंगे, नथिंग न्यू। आप यहां पर क्या करिए, एक परपेंडिकुलर यू ड्रॉ करिए, एक परपेंडिकुलर यू ड्रॉ करिए, तो इतनी जो लेंथ होगी वो एक वेक्टर होगा और इतनी जो लेंथ होगी वो दूसरा वेक्टर होगा। क्लियर है? लेट इट इज नेम्ड एज ओ ए बी सी, ये नाम दे दिया मैंने, ओ ए बी सी। तो ये रहा रिजल्टेंट वेक्टर, ये रही उसकी एक औलाद, ये रही उसकी एक औलाद। इस औलाद का नाम मैंने कल नाम देने की तमीज भी सिखाई, आर एक्स वेक्टर बोल सकते हो, पापा की औलाद अलोंग एक्स एक्सिस, और इस औलाद का क्या नाम बोल सकते हो, आर वाई वेक्टर। ये नाम मैंने कल भी सिखा दिए थे, जनरली यही ट्रेंडिंग में होते हैं। यदि ये आर वेक्टर है तो उसकी वो औलाद जो एक्स के अलोंग होगी उसको हम आर एक्स लिख देते हैं, और जो औलाद वाई के अलोंग होगी जो वो आर वाई लिख देते हैं। अब आप मुझे बताइए यदि मैं इसमें पैरेललोग्राम लॉ लगाऊं, फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ, तो बताना, एक मिनट उससे पहले एक चीज और बताता हूं। बताइए ओ ए दिख रहा है, ओ ए उसका मैग्नीट्यूड, ओ ए यानी जो ओ ए की जो लेंथ है वो आर एक्स का मैग्नीट्यूड है। भाई आर एक्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, जितनी ओ ए की लेंथ होगी, ठीक है, जितनी ओ ए की लेंथ होगी वो आर एक्स का मैग्नीट्यूड होगा। अब एक चीज समझना, ओ ए इक्वल टू आर एक्स, क्या ओ ए वेक्टर भी आर एक्स ही लिखना पड़ेगा? अब बेटा इस दूल्हे के सर पे सेहरा आ गया तो फिर इस पर भी सेहरा लगाइए। तो सुनिए बेटा, इस नोटेशन और इस नोटेशन में अंतर है, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, लेकिन अब इसकी चांद पर डंडा कर दिया तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। अब बताइए ऊपर देखिए ओ ए वेक्टर है किधर, ओ ए वेक्टर है इधर, इधर ना, आप क्या लिखोगे, अलोंग एक्स एक्सिस या आई कैप। सोचिए बेटा, ये अंतर है इस नोटेशन और इस नोटेशन में। कैसे पढ़ोगे इसको, ओ ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर एक्स है और ओ ए वेक्टर की डायरेक्शन आई कैप के अलोंग है। बेटा ये स्टैंडर्ड नोटेशन है आई कैप, समझ में आया या नहीं आया? समझिए बेटा, ओ ए वेक्टर आर एक्स आई कैप। इस पे चढ़ा सकते हो, लेकिन हमने इसको थोड़ा और तोड़ के लिख दिया, थोड़ा और इजीली आपके सामने समझ में आ जाएगा आई कैप। ये ना थोड़ा मीनिंगफुल हो जाता है और मैसेजिंग हो जाती है चीजें, ठीक है। जैसे एक मिनट मुझे बताओ, हमने एक एनसीईआरटी बनाई, फिर उसमें अलग अलग चैप्टर क्यों बनाए, एनसीईआरटी समझ गए ना, तो चैप्टर डिवाइड करके थोड़ा इजी हो गया कि भाई हमारा ये इस चैप्टर में हम यही चीज पढ़ेंगे। तो कभी कभी चीजें तोड़ के और इजी हो जाती है। तो समझ में आ गया? उत्सव का कहना ये था, ऐसे लिख दो ठीक है, गलत कुछ नहीं है, लेकिन जो मैसेज इसमें आ सकता है वो मैसेज उसमें नहीं आ सकता। अब यदि मैं इसकी चांद पर डंडा करता हूं तो आपको ऊपर देखना पड़ेगा आखिरकार आर एक्स है किधर, लेकिन यदि मैं ऐसे करके लिखता हूं तो आपको फिगर में ऊपर गर्दन उठाने की जरूरत नहीं है, यही आ गया कि आर एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो बताइए एक थ्योरम है सिमिलरली जो एल्बर्ट ऋतुराज ने दी है ना, सिमिलरली बताइए ओ सी वेक्टर कितना होगा, ओ सी वेक्टर फटाफट बताओ, ओ सी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड आर वाई है और डायरेक्शन जे कैप है। अब आप बताइए सिंस फ्रॉम फिगर
ये जो वेक्टर है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, यानी कौन सा, ओ बी वेक्टर किस किस का रिजल्टेंट है, ओ ए वेक्टर और प्लस ओ सी वेक्टर। सोच के देखो, ये दोनों तो कंपोनेंट वेक्टर हो गए, ये दोनों ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब ओ बी वेक्टर यानी डायगोनल, ये इसका और इसका रिजल्टेंट है। प्लस का मतलब यही होता है कि ये जुड़ रहे हैं वो कंपोनेंट होते हैं, जो आंसर होता है वो रिजल्टेंट होता है। अब बस अंतर ये है कि इसको थोड़ा सा नए अंदाज में लिख देता हूं मैं। ओ बी वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने, आर वेक्टर। ओ ए वेक्टर आर एक्स आई कैप, ओ सी वेक्टर आर वाई जे कैप। समझ में आ गया या नहीं आ गया? ये चीज तो कल से ही समझा रहा हूं, बस आज ना वो एक्स और वाई ऐड होते हैं। अच्छा, यदि मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट, यानी यदि कोई वेक्टर ऐसे लिख रहा है तो इसको आप सबसे पहले प्लस देखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये दो जुड़ रहे हैं, पहले प्लस देखना चाहिए, पहली नजर प्लस पे आनी चाहिए, ये दोनों जुड़ रहे हैं, यानी ये कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है और ये पापा है, ये दोनों औलाद है, ये पापा है। ये वाली औलाद का मैग्नीट्यूड दे रहा, ये डायरेक्शन दे रही, इस वाली औलाद का मैग्नीट्यूड दे रहा, डायरेक्शन दे रही। अच्छा, यदि मैं आपसे ये कहूं इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, आर का मैग्नीट्यूड निकालिए, यानी इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आप कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या लगाओगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो ए स्क्वायर एक औलाद है आर एक्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आर एक्स आर वाई। कोई बताएगा कॉस कितना खुलेगा इसमें? कॉस जल्दी बोलो, कॉस कितना? 90। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। आपस का एंगल लेते हैं, यानी इन दोनों के बीच का एंगल लेते हैं, जो जुड़ रहे होते हैं ना उनके बीच का एंगल लेते हैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने में। और हम तो डूबेंगे जनाब, तुम्हें ले डूबेंगे, इतना एक्सप्रेशन खलास। तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, एक और तरीका है ना, सिंपली आर लिख दो, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। यदि कोई वेक्टर ऐसे लिखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल देना फटाक से। और मैं कल से बता रहा हूं, यदि आपको पास कोई डायरेक्ट ज्योमेट्री लग रही हो तो डायरेक्ट ज्योमेट्री लगा देनी चाहिए, प्लस माइनस से डायरेक्शन शो नहीं कर सकता। हाँ, मैग्नीट्यूड कभी क्या पता नहीं शो, मुझे नहीं समझ में आया आपने क्या लिखा। मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यदि वेक्टर में नेगेटिव आ रहा है तो वो डायरेक्शन के लिए ही होता है। अब आ जाइए, ये आगे समझ में। अच्छा, यदि मुझे ये अल्फा निकालना हो, तो मुझे ये अल्फा निकालना हो तो बेटा इसमें सिंपल सी बेटा ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। जरूरी नहीं है पूरा फॉर्मूला खोलो, एक तरीका क्या है पूरा फॉर्मूला खोलना। टेन अल्फा कौन सा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। एक तो ये पूरा फॉर्मूला खोलना है, खोल सकते हो। बताइए ए का रोल कौन प्ले कर रहा है इसमें, ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, जल्दी बताइए। आर एक्स, तो इधर लिख दीजिए आर एक्स जिसके संग बनना होता है, और इधर लिख दीजिए आर वाई। और बताइए थीटा आपस का एंगल कितना है, 90। दिस इज 90, दिस इज 90, साइन 91 कॉस 90 0। तो इतना टर्म खत्म हो गया। तो टेन अल्फा कितना हो गया बोलो, आर वाई अपॉन आर एक्स। इस फॉर्मूले से आप अल्फा निकाल लेना। अच्छा, और यदि मैं डायरेक्ट लगाता बेटा ज्योमेट्री, तो ये तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन ही रहा है ना। तो टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड आर वाई है, बेस का मैग्नीट्यूड आर एक्स है, खत्म कहानी। मतलब चीजें ऐसे भी आ सकती हैं। और एक और चीज, एक नोट और सुन लीजिए। बताना, यदि कोई वेक्टर ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पापा की दो औलाद है, एक औलाद एक्स की ओर चली गई, एक वाई की ओर। सिमिलरली, बहुत शानदार थ्योरम है एल्बर्ट ऋतुराज वार्ष्णेय की। सिमिलरली, अब इसका मतलब समझना, आर वेक्टर इक्वल टू आर एक्स आई कैप आर वाई जे कैप आर जेड के कैप। इसका मतलब इस पापा की तीन औलादें हैं, ये और तीनों परपेंडिकुलर हैं, तीनों परपेंडिकुलर हैं। ये इस बार इस पापा की तीन औलादें, तो पता है दीज आर थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। इस पापा का कुछ कंपोनेंट एक्स की ओर है, कुछ वाई की ओर है, कुछ जेड की ओर है। ये तीनों मिलके आर जनरेट कर रहे हैं। तो कोई वेक्टर ऐसे भी लिखा हो सकता है। अच्छा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तीन से ज्यादा नहीं होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, क्योंकि एक्स वाई जेड के अलावा अलग अलग दिशा में नहीं जाएंगे, फिर ये चौथी कोई डायरेक्शन है ही नहीं।
तो कोई पापा के ज्यादा से ज्यादा 3 रेक्टेंगुलर, मैं बार बार बोल रहा हूं, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हो सकते हैं, ये रहे 3। और जैसे एक बार मुझे बताइए, सोच के बताना, यदि कोई वेक्टर ऐसे लिख रहा हो तो आप ये मैग्नीट्यूड यूज करोगे फॉर्मूले के लिए। यदि कोई वेक्टर ऐसे लग रहा है, इसको देखो, इसको देखो, अपनी आई बॉल पहले इधर ले जाओ, फिर इधर ले जाओ, फिर इधर ले जाओ, फिर इधर ले जाओ, ऐसे 4-5 बार करो। आर एक्स इक्वल टू दिस, तो आर का मैग्नीट्यूड आर एक्स स्क्वायर आर वाई स्क्वायर। यदि 4-5 बार ये काम कर लिया तो बताइए इस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोलो, जब 3 कंपोनेंट है तो 3 कंपोनेंट है, तो आर एक्स स्क्वायर, आर वाई स्क्वायर और आर जेड स्क्वायर, खत्म। यदि 3 कंपोनेंट है तो ये कर देंगे। मैं पहले एक काम परफॉर्म करके दिखाता हूं, परफॉर्म करके दिखा देता हूं एक एग्जांपल। यदि कोई आर वेक्टर ऐसे लिखा है 3i + 4j, सिर्फ इतना लिख रहा है कोई वेक्टर, तो पहले केवल मैग्नीट्यूड निकालना सीखो। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बोलो। अच्छा एक मिनट बताइए, बिगनर लेवल पर हो इसलिए धीमे धीमे चल रहा हूं। ये रहा वेक्टर, बीच में सबसे पहले प्लस देखना चाहिए। अच्छा ये औलाद है, तो एक औलाद का मैग्नीट्यूड कितना है, 3, और वो एक्स के अलॉन्ग, एक का मैग्नीट्यूड 4 और ये जेड के अलॉन्ग। तो आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट, देखो ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं, अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया ये 5। अगला एग्जाम्पल, यदि कोई आर वेक्टर ऐसे हो, मान लो 4i + 5j + 6k, जैसे ये लिख रहा है, इसका मतलब इस बार इस पापा की 3 रेक्टेंगुलर औलाद है, 3 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ठीक है। तो अब बताइए आर का जो मैग्नीट्यूड निकालूंगा वो क्या आएगा। अब इस वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा कि इस वाले को उठा लो, इधर इसको उठा लो, इसको उठा लो, ठीक है। तो आई के बगल में 4 लग रहा है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, वॉट एवर भी जो आंसर आए, जो भी आए, 16, 25, 36, यही तो होगा। 4 चौक 16, 25, 36, 6 6 12, 5 17, कैरी गई 1, 2 2 4 3 7, अंडर रूट 77। समझिए बेटा, इसका एसएस ले लीजिए बेटा, एसएस ले लीजिए। हाँ बेटा, ऐसे ही करना घर पे, यही आएगा। तू मुझसे ये चाह रहा ना मैं करके बताऊं, हाँ ऐसे ही करिए, हाँ वैसे ही करेंगे। इसको डायरेक्ट याद कर लो, आप 2 का निकाल के तीसरे का करोगे, यही आएगा, यही आएगा, ठीक है ना। पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना, फिर जो रिजल्टेंट है उसके साथ करना, ये ही आएगा। चलिए अब सुनिए, अब मैं एक चीज और बता दूं, यहां पे एक फ्लेक्सिबिलिटी और देखना। मान लो यदि सवाल फोर्स का है, तो इसका मतलब फिर मैं इसे fxi कैप, fy कैप, फिर मैं ये सिंबल पसंद करता हूं, फिर मैं ये वाला सिंबल पसंद करूंगा तोड़ते समय। यदि मान लो वेलोसिटी की बात चल रही है तो फिर मैं ये सिंबल लिखना पसंद करूंगा, vxi कैप, vy कैप, vz k कैप। समझ रहे हो कि नहीं, फिर मेरी पसंद ये हो जाएगी। इमेजिन करो यदि एक्सेलरेशन ये लिख रहा है 2i + 3j + 4k, ऐसे लिख रहा है, तो पता है ये भाई साहब को मैं ax बोलूंगा, इस वैल्यू को ay बोलूंगा और इस वैल्यू को az। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, अभी और प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, नो डाउट। इसका मतलब एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 2 है, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 3 है और एक्सेलरेशन का z कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड 4 है। अब ले लीजिए एसएस, ले लीजिए बेटा एसएस। चलिए मैं अब ये जो मैंने x और y, मतलब अब क्या हो गया, अब जो मैं सवाल कर रहा हूं उसमें आई जे के आएंगे, अब आई जे के और आई जे के स्टैंडर्ड होते हैं, इसलिए मैंने कल वाले टॉपिक को ही, चलो अब एक छोटे से सवाल से, बहुत छोटे छोटे सवाल कराऊंगा, वहां से बॉनी कर रहा हूं, कदम धीमे धीमे रखना है, सीढ़ी छोड़नी नहीं है।
अच्छा एक बात बताओ, यदि एक बंदा एक सीढ़ी छोड़ के एक सीढ़ी चढ़ रहे है ना, चढ़ते हैं ना, तो वो एक्टिव है या लेजी है? जल्दी बताओ, एक ऐसा वाहियात क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, यदि कोई लड़का एक सीढ़ी छोड़ के एक चढ़ रहा है, ठीक है, कि वो एक्टिव है या लेजी है? नहीं नहीं, इन दोनों में से ऑप्शन बताओ, एक्टिव या लेजी। मुझे तो आलसी लग रहा है वो, है ना, आलसी लग रहा है मुझे तो। ठीक, अच्छा एक्टिव है। आलसी क्यों नहीं है? अच्छा आलसी क्यों नहीं है? मुझे तो आलसी लग रहा है। चलिए मैं परेशान कर रहा हूं आपको, छोड़ो। चलिए एक क्वेश्चन सुनिए, यदि मान लो कोई वेक्टर दे रखा है, प्लीज देखो ऐसे वेक्टर, ए वेक्टर दे रखा है 3i + 4j, सिंपली इतना ही दे रखा है, ठीक है। मैं इसका अब इस वेक्टर के बारे में सोचना क्या है, क्या क्या सोच सकते हो, कैसे फील करोगे, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले आप ये देखोगे बीच में प्लस, और आप क्या करोगे, इसका मतलब जो जुड़ रहे हैं वो तो हो गए कंपोनेंट, और जो आंसर आ रहा है वो पापा। और जरूरी नहीं है पापा की जगह हर बार आ रहा हो, जरूरी नहीं है पापा की, यानी ए वेक्टर इज वेक्टर सम ऑफ 3i and 4j। अब इसको ना पहले ज्योमेट्रिकल बनाना सीखिए, ज्योमेट्रिकली बनाना सीखिए। आप ऐसे खींचिए कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट दिस इज एक्स, दिस इज वाई। बताइए इस वेक्टर का एक कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना है? 3, और वो डायरेक्शन है 3i कैप, 3i कैप। देखो ये दिस इज 3i कैप, और एक कंपोनेंट है 4j कैप, यानी मैग्नीट्यूड 4 है, डायरेक्शन j क्यूब। तो एक ये देख रहे बेटा 4j, समझ में आया या नहीं आया? पहले ये बताओ, किसी वेक्टर का पोस्टमार्टम करना है, सिजेरियन कर रहे हैं इसको, कि कैसे सिजेरियन है, नहीं ऑपरेशन कर रहे हैं इसको, कि ये रहा 3i, पोस्टमार्टम चीरफाड़ कर रहे हैं कि एक 3i है, ये रहा, क्योंकि वो 3i है तो मैं समझ गया वो इधर ही होगा, 3 मैग्नीट्यूड और i कैप है, तो इसका मतलब x के अलोंग की डायरेक्शन होगी। ये 4j है, मैग्नीट्यूड 4 और डायरेक्शन j के अलोंग, तभी मैंने इसका लेंथ थोड़ी सी बड़ी बनाई है, देख रहे। और ए वेक्टर कौन है फिर? वो इन दोनों का सम है। तो अब बताइए इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लें, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि दिस डायगोनल विल बी, बताओ ये कौन है, ये डायगोनल क्या है फिर? ये डायगोनल इसका और इसका वेक्टर सम, इसका और इसका रिजल्टेंट है, यानी ये है ए वेक्टर। इज इट ओके और नॉट? ये है ए वेक्टर। बताइए यदि मैं ऊपर का फिगर मिटा दूं तो केवल इस फिगर को देखने को बोलूं, तो बताइए इस फिगर को देख के बताइए ए वेक्टर किस किस का रिजल्टेंट है? 3i + 4j। ऐसे नहीं लिखना 3 + 4, गलत है, गलत है, ये नोटेशन गलत है, बदतमीजी है, ये सिंटैक्स एरर है ये। पहले इतना समझ में आया या नहीं आया बोलो? इतना समझ में आ गया या नहीं आ गया बोलो? डायग्राम। अब यदि मैं आपसे पूछता हूं ए का मैग्नीट्यूड निकालो, तो पूरी फिजिक्स चिपकाने, वो ट्रक निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, तो तुरंत इसका इसका स्क्वायर कर दो, खत्म। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगाया है मैंने? ये जो अभी सिखाया था कि जब चीजें एक्स के अलोंग हो, अभी सिखाया था ना, जब चीजें एक्स और वाई के अलोंग हो तो तुरंत रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सिर्फ ये यूज कर लीजिए, पूरा यूज करोगे तब भी यही आएगा। a² + b² + 2ab cos थीटा यूज करोगे तो भी यही आएगा, क्योंकि 2ab cos थीटा खत्म हो जाता है cos 90 की वजह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। तो समझ में आ गया या नहीं? कितना आया ये आंसर? 5। यानी ये वेक्टर, अब ये वेक्टर है किस दिशा में? आपको बाई चांस एंगल निकालना हो तो मैंने एंगल मार्क कर दिया अल्फा, तो tan अल्फा। बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वो ट्रिग्नोमेट्री है जब आपने वेक्टर भी नहीं पढ़ी थी। तो परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड, बेस मतलब बेस की लेंथ। तो कितना है परपेंडिकुलर की लेंथ बोलो? 4, और बेस कितना है? 3, और ये अल्फा आएगा किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ है एंगल। ये अल्फा किसके साथ एंगल है? एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, या 3i के साथ है। 3i के साथ मतलब एक्स के साथ। अब इसको यदि हम वहां ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखें तो 4/3 यानी 1.333 में, तो tan इनवर्स करके निकाल लेना, मैं यहाँ छोड़ देता हूं, आप निकाल लेना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख के। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? मान लो ये एंगल आता है 45 से थोड़ा बड़ा आएगा, क्योंकि tan 45 भी 1 हो जाता है ना। मैं मान लेता हूं ये एंगल
53 डिग्री आ रहा है, शिवेश ने निकाल लिया, मान लो 53, मान लो क्या, विश्वास कर लेता हूं शिवेश पे, तो विश्वास लायक है बच्चा, 53 डिग्री। तो पता है कैसे लिखोगे, ग्राफ तो दिख गया, अब बताना, यदि मैं किसी से यूं कहूं कि हाँ बेटा, यदि मैं यूं कहूं कि वो एक्स एक्सिस के, अच्छा मैं यूं कहूं 53 डिग्री एंगल बना रहा है ए वेक्टर, मेरी कहानी में गलती क्या है, मैंने कहा ए वेक्टर 53 एंगल बना रहा है, अब सारा 53 एंगल ऐसे बना रहा है, ऐसे देखो 53, तो आप इसे सही कैसे करोगे कि नहीं नहीं 53 डिग्री वो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, देखो एक्स एक्सिस के साथ ही तो बना रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, लो पॉजिटिव एक्स, चुल्ल देखना कितनी चुल्ल हो सकती है, आपको सारी चुल्ल खत्म करके आंसर लिखना है। हाँ, तो आप लिखोगे पॉजिटिव एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज, ये तो जानते होंगे ना, क्योंकि बिकॉज दिस एंगल इज क्लॉकवाइज, लेकिन एक्चुअल में ए वेक्टर ऐसे आया है, तो 53 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, वो साउथ है ना, वो जो था वो भी बोल सकते हो, लेकिन मैथ ने कुछ हमें इजी शब्द दे रखे ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो उसका इस्तेमाल कर लो। तो समझ गए क्या शब्द और ऐड कर सकते हो, फिगर में तो दिख गया, हम नहीं करेंगे चुल्ल, मतलब सवालों में आंसर मैच करने के लिए ये चुल्ल हमें खुद समझनी पड़ती है कि 53 डिग्री एंगल बनना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनना है, या पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ बनना है, और एंटी क्लॉकवाइज बनना है। ठीक है, अब कर दो चुल्ल, हो गई ना सारी चुल्ल शांत। ठीक, अब आ जाइए इसमें एक सवाल और, एक और चीज सुनेंगे, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से सुनना, कोई आपसे सिर्फ ये पूछ ले ए कैप इसी सवाल में, क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब कि ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए, द यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर ये कैसे निकलेगा, तो आइए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। तुम्हें याद है ना किसी वेक्टर को कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड के लिए ये सिंबल होता है, और इसका जन्म डायरेक्शन के लिए तो हुआ था, याद आया कुछ, किसी वेक्टर को लिखने का अंदाज यही होता है, मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन, जैसे 3i कैप मैग्नीट्यूड कॉमा डायरेक्शन, तो ए कैप इसको इधर ले जाओ, ये रहा अपॉन ये रहा, यानी किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दीजिए, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दीजिए, तो वो जो निकलेगा आंसर वो यूनिट वेक्टर होगा। सिखाया था ना, आज उसका इस्तेमाल करने का वक्त है। मैं जब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ा रहा था तो सबसे पहले ही यूनिट वेक्टर था, और अच्छी बात यह है कि वीडियोस आप कभी भी देख सकते हो पुरानी, ऑनलाइन का ये फायदा है, कभी भी पुराने वीडियो देख सकते हो जो ऑफलाइन में कभी नहीं मिलता। ए वेक्टर, अब बताइए इस समय मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, ए वेक्टर है कितना 3i प्लस 4j, ये ए वेक्टर की वैल्यू लिख दी देखो, अपॉन उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो, दिस इज 5, अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिख दो, थोड़ा 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, यानी यूनिट वेक्टर भी अपने आप में, मैंने बताया ना वेक्टर होते हैं, अपने आप में वेक्टर होते हैं, पूरा डजन होता है उनमें, ये ए वेक्टर है, ये ए का यूनिट वेक्टर है। अब एक एम चीज बताता हूं, कुछ चीजें अच्छी लगेंगी, सर क्या बात कर रहे हो, आपने तो ये बताया था जो यूनिट वेक्टर होता है उनका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, सर ए कैप मैग्नीट्यूड तो 1 होना चाहिए था ना, ये तो क्या, तो चलिए मैं अभी भी बात पर टिका हूं, चलिए ए कैप का मैग्नीट्यूड निकाल ही लीजिए। अब वेक्टर है, टशन पूरा है इसमें, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला था ना, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला था, तो इसका भी ऐसे निकलेगा, √rx²ry², तो 3/, अब ये नया वेक्टर है, नई घोड़ी नई चाल, एक नया वेक्टर है ना, प्लस ये क्या कर रहा हूं मैं, ये क्या कर रहे हो, यही कर रहा हूं जो यहां किया था, जो यहां किया था वो यही कर रहा हूं, पहले मैंने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला, अब एक कैप का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, फील करिए, फील क्या करिए, निकालिए, बनाएगा, आया समझ में, देखा कि नहीं देखा, जो ए कैप आएगा उसका मैग्नीट्यूड 1 है, और 1 नहीं आ रहा तो तुमसे कुछ गलती हुई है, ऊपर 1 नहीं आ रहा तो तुमसे गलती हो गई है। हाँ, एक तरीके से अपने आप को चेक करने का ही तरीका ये, पता है बस इसमें और इसमें समानता क्या है, इसकी डायरेक्शन, जब आप समानता ये कि इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम आएगी, इसकी और इसकी डायरेक्शन सेम आएगी,
बस इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। नहीं तो बेटा डायरेक्शन करके देख लो। क्यों अभी लेट ज्वाइन हुआ है ना हर्ष? हर्ष लेट ज्वाइन हुए ना, जल्दी बताना ईमानदारी से, हर्ष जल्दी बता। बाकी लोग हाँ कोई नहीं बेटा, उसके लिए वीडियो है ना आपके पास, मैं वीडियो भेज दूंगा। ये हो नहीं सकता ना शॉर्ट में, इससे पहले भी मिट चुका है, इससे पहले का मिट चुका है, उस मोमेंटम को लेके आ रहा हूं मैं यहां। अब देखिए बेटा, ये रहा एक है, ये रहा एक वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 5 है, इसका 1 है, लेकिन समानता क्या है बेटा? ए कैप ए वेक्टर की डायरेक्शन और ए कैप की डायरेक्शन एक ही होती है। नहीं तो एक काम करता हूं, सवाल को रिफ्रेश कर देता हूं। आपने इस ए वेक्टर की डायरेक्शन निकाली तो 53 डिग्री आ रहा था ना, एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री, पॉजिटिव एक्सिस के साथ टेकिंग एंटी क्लॉकवाइज। अब एक नया सवाल ले रहा हूं, मान लो ये यूनिट वेक्टर है नहीं, मैंने आपसे कहा इसकी डायरेक्शन निकालो, तो tan अल्फा निकालना बेटा। tan अल्फा निकालने के लिए आपने क्या किया था? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ry अपॉन rx, इसकी डायरेक्शन निकालिए बेटा। चलिए मैं 5 मिनट दे रहा हूं, इसकी डायरेक्शन निकालिए। जैसे मैंने इस वेक्टर का ज्योमेट्री बनाई ना, इस वेक्टर की ज्योमेट्री बनाई, आप इसकी ज्योमेट्री बनाइए और डायरेक्शन निकालिए। बिलीव मी अल्फा 53 डिग्री ही आएगा। करिए, मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूं। हाँ, इस फिगर को गंदा नहीं कर रहा हूं। ये रहा ए वेक्टर, यही तो है ना ए वेक्टर, ठीक है। ये ए वेक्टर कितना मैग्नीट्यूड है इसका? 5। ए कैप इतना होगा बस, ये ए कैप है, समझ गए कि नहीं? ए कैप इतना होगा बस, उसकी लेंथ 1 होगी। ए कैप और ये ए वेक्टर, ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन डायरेक्शन ए वेक्टर वाली ही होती है। ये होता है मतलब। चलो कईयों ने निकालना भी, भूमिका ने चालू भी कर दिया, हाँ सर वही आ रही है डायरेक्शन। तो बताइए ए कैप और ए वेक्टर में अंतर समझ में आ गया है नहीं? है नहीं? 53 डिग्री आएगा। चलिए खत्म करो कहानी, समझ में आया है नहीं कि ए वेक्टर इधर है और ए कैप ये है। चलिए मैं नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन दे नहीं रहा हूं, करवा रहा हूं। एसएस लीजिए बेटा, इसका नो डाउट नोट्स में होगा, लेकिन चीजें आगे पीछे होंगी। एसएस लीजिए, टिक टिक 1 2 3 4 5। चलिए मैं इसी में ऐड कर देता हूं। मान लो मैंने एक और क्वेश्चन दिया आपका लेवल बढ़ाने के लिए कि बी वेक्टर 3i माइनस 4j है। सुनना, बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं, सुनना। मान लो बी वेक्टर ऐसे है, तो अब आपके दिमाग में आ जाइए बी वेक्टर होगा कैसे। मैंने आई और जे यूज कर रहा हूं, इसका मतलब रेक्टेंगुलर है, पर ये तो माइनस आ रहा है। तो सुनेंगे बेटा जो मैं कह रहा हूं, बी वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस, पहले तो इसको ऐसे कर दो, चंट बन जाओ। कुछ चंट बना समझ में आया? इसका मतलब बीच में प्लस आ गया, ये जो वेक्टर है इसका और इसका रिजल्टेंट है, ये वेक्टर इसका और इसका रिजल्टेंट है। और एक और चीज बताता हूं, ये जो माइनस साइन है वो 4 की वजह से माइनस नहीं है, ये इसकी वजह से है। इसके बाद इधर आओ, इसके बाद इधर आओ। दिस बी वेक्टर 3i कैप प्लस 4, ये सारा इस माइनस की वजह से माइनस है, इस जे की वजह से माइनस, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड माइनस नहीं होते। 4 माइनस का नहीं है, एक्चुअली जे माइनस का है। मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होते किसी वेक्टर के। बोलो पल्ले पड़ा या नहीं पल्ले पड़ा? ये सिनारियो, यानी कोई वेक्टर जब ऐसे लिखा था तो वो इस तरीके से डिजाइन हुआ। अब कोई वेक्टर ऐसे लिखा है तो देखिए, दिस इज पॉजिटिव एक्स, दिस इज नेगेटिव वाई, और ये पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव वो नेगेटिव एक्स। अब देखिए ये वेक्टर का एक है 3i कैप, ये रहा 3i कैप, ये 3i कैप, और दूसरा वेक्टर क्या है 4 इंटू माइनस जे, यानी माइनस 4j। ये चेक करो, दिस इज माइनस 4j। डू यू पल्ले और नॉट? जल्दी बोलो। अभी यार इसको देख, तू आगे बढ़ रहा है यार, प्लीज सबको समझाना है मुझे। ये समझ में आ गया ना? ठीक, यानी एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। जो प्लस 4j था तो ऊपर था, अब माइनस 4j तो अब नीचे। अब यदि मैं इसको पैरेललोग्राम पूरा करूं, कर लिया पैरेललोग्राम पूरा, तो बताना इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ही तो है, ये है नहीं? इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है, तो इसका मतलब इस पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट है। ये कौन है फिर, ये बताओ? दिस इज बी वेक्टर। क्यों बी वेक्टर? क्यों है ये? क्यों है बी वेक्टर? क्योंकि सुनिए, यदि मैं ऊपर का मिटा दूं
और केवल इस डायग्राम से फिजिक्स दोबारा से रिक्रिएट करूं कि मान लो मैंने ये मिटा दिया ये, तो बताइए बी वेक्टर किस किस का रिजल्टेंट है? बी वेक्टर एक इस वेक्टर का 3i प्लस -4j। आया समझ में? नहीं आया? ये है कहानी। अब सुनिए, ये माइनस में बार बार बता चुका हूं इस जे की वजह से। अब यदि मैं आपसे कहता हूं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए, तो क्योंकि अभी आप बिगिनर लेवल पे तो रटे नहीं होंगे, क्या करना है? RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। मैं जो गलती करता था वो ये करता था जब मैं 11th में था। गलती ये है कि ये -4 है ही नहीं, ये 4 ही है। मैं क्या सोचता हूं, मेरे आंसर सही आ जाते थे, ये वाले आंसर सही आ जाते थे, क्योंकि -4 का भी स्क्वायर करूंगा वो प्लस हो जाता था, मेरे पाप धुल जाते थे इस स्क्वायर की वजह से। लेकिन मुझे आप जैसा स्मार्ट मास्टर नहीं मिला था ना बेटा, ऐसा गुड लुकिंग हैंडसम अट्रैक्टिव है नहीं, और जो ठीक ठीक, ये गलती हो गई होती थी बेटा। याद करो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, याद आ जाए। हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखते हैं? RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, यही तो लिखते हैं। लेकिन सही मायने में सही तर्ज ये होती है बेटा, आलसी हो गए, RX वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और RY वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बताना मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना। मेरे यहां पाप धुल जाते थे, लेकिन साला डायरेक्शन में लोचा आ जाता था मेरी। यही होता था मेरे संग, क्योंकि मुझे क्या लगता था मैं सही हूं, क्योंकि मेरा ये वाला आंसर सही आ जाता था। तो बताइए यहां क्या आएगा? 3 का स्क्वायर, और यहां क्या आएगा? -4 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर? जल्दी बोलो, -4 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर? 4 का स्क्वायर आएगा यहां पे, क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। इस वेक्टर को ऐसे फील करिए, ऐसे भी फील करिए बेटा इसको, ठीक है? तो ये नो डाउट मैग्नीट्यूड इसकी भी लेंथ 5 आई, 5 यूनिट की लेंथ आई, लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग है बेटा। अब बताइए, अब मुझे इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। डायरेक्शन आप किसी के भी रेस्पेक्ट निकाल सकते हो, आप ये भी निकाल सकते हो। मान लो मेरी इच्छा, लेकिन ये अल्फा निकालने की, ये वाला अल्फा मेरी ये निकालने की इच्छा है, तो चलिए लेट अस कैलकुलेट tan अल्फा, बिकॉज दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। नाउ बी वेक्टर की, अच्छा आप बताइए, क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही दिशा में है क्या? बताना, क्या ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर जा रहा है उधर, बी वेक्टर जा रहा है इधर, अलग अलग दिशा में ये। अब मेरा मन कर रहा है tan अल्फा झेलने का, क्योंकि नॉर्मल ज्योमेट्री से काम हो जाएगा मेरा, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनना है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की लेंथ लेनी है। अगेन आई एम रिपीटिंग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड। अब यहां मुझसे गलती होती थी, मैं बताता हूं, क्योंकि मैं तो 4/3 चिपकाता था, अभी भी 4/3 चिपकाऊंगा। बताइए, एक मिनट बताइए, परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? 4 बेटा, मैग्नीट्यूड तो 4 है ना, लेंथ मैग्नीट्यूड अपॉन 3। तो बेटा गौर से देखो, अल्फा अब फिर से 53 डिग्री आएगा या नहीं आएगा? पर इस 53 में और इस 53 में अंतर क्या है? पूरा लिखेंगे, दिस इज ऑल्सो 53 विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, लेकिन ये क्लॉकवाइज है, दिस इज क्लॉकवाइज एंगल है ये, यानी बी वेक्टर 53 बना तो रहा है, लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है। दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा बताइए फटाफट, यदि मैं आपसे कहूं फटाफट बी कैप निकालिए, वो भर देना बेटा, सेंटेंस भर देना यहाँ पे कि 53 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन टेकिंग क्लॉकवाइज। अब बताना बी कैप, तो बेटा किसी वेक्टर को अब की बार उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिए, तो वो उसका यूनिट कैप आ जाता है। तो इस बार बी वेक्टर कितना है? 3i - 4j, और मैग्नीट्यूड कितना है? 5। तो बस इस प्लस की बजाय यहां माइनस आ रहा है, और देखो इस प्लस की बजाय या इस प्लस की बजाय यहां माइनस आने का खेल ने क्या कर दिया, अंतर, डायरेक्शन में अंतर क्रिएट हो गया। ये अलग वेक्टर है, ये अलग वेक्टर है, क्लियर है? चलिए अब आ जाइए, एसएस लीजिए, इसका एसएस। हम पता है जितना सवाल करेंगे ना,
हाँ ऐसे ही आपको पूरा लिखना है, ऐसे ही लिखना है। हाँ आपकी वैसे देखो यहाँ फ्री हिट है, आप आंसर ये भी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, पर क्योंकि मुझे एज ए टीचर ये 53 में और इस 53 में अंतर बताना था, इसलिए मैं जानबूझ के उसी के साथ लेके आया। वैसे आप आंसर इसमें ये वाला अल्फा निकाल दो, इसमें ये वाला निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। एक का 53 आ रहा है तो 53 90 में से 53 घटाओ कितना आएगा, 47 नहीं आएगा, 37 आएगा। तो हो सकता है एग्जाम में किसी का आंसर 53 आ रहा हो, किसी का 37 हो, दोनों ही आंसर ठीक हो, ठीक है। चलिए मिटा दू ना मैं इसको, एसएस ले लीजिए, ले लीजिए एसएस। एनसीईआरटी की एक कमी बताता हूं, उसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं है इतने जो हमें प्रैक्टिस ला सके, और प्रैक्टिस नहीं होती तो चीजें समझ में आती नहीं है। चलिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 81 से उठाया है मैंने, क्योंकि 80 तक तो कल करा दिए थे, 81 तक कल करा दिए थे। अभी मैं अपने हिसाब से रैंडम क्वेश्चन पकड़ रहा हूं, मैं ना 81 से 90 तक काम कराने का सीन है। 81 से 90 तक ये कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए है ना। तो मैं अपने हिसाब से कोई भी क्वेश्चन उठाता हूं, जैसे 83 सस्ता सवाल उठाया मैंने, वो कह रहा है ए वेक्टर ये रहा, कितना ए वेक्टर 3i प्लस 2j, ओके, और बी वेक्टर ये रहा आई कैप माइनस 2j प्लस 3k कैप। ए और बी ये दो वेक्टर दे रखे हैं, ठीक है। अब उसने कहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो चलिए पता है क्या पूछा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की लेंथ पूछी है, यानी मैग्नीट्यूड पूछा है। एक तो ये पूछा है, समझ गए, और एक पूछा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की लेंथ पूछी है। सस्ता सवाल है, फिर भी पहली बार है तो मैं करा रहा हूं। पहला सवाल बताइए, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना पड़ा तो ए वेक्टर लिख दीजिए जैसे लिखते हो 3i प्लस 2j, और जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में जोड़ते हो प्लस i माइनस 2j प्लस 3k। बताना वेक्टर अलजेब्रा में यदि दो फोर्स x के लॉन्ग हुई तो जुड़ जाएंगी ना, तो वैसे ही i से i कंपोनेंट ही जुड़ेगा, 3i प्लस i 4i। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। तो बेटा i से i जोड़ो, जैसे जोड़ते थे कि x से x जुड़ता था, y से y जुड़ता था, z से z, तो x से x 3i, j से j जोड़ो कट गया, और ये 3k यही रह गया, ये तो अपने आप ही हुआ है। दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब सुनिए, इसको मन में मान लीजिए कोई सी वेक्टर बन चुका है नया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो बताओ क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना आ गया 5। समझ गए कि नहीं। यदि चीजें आई जे के रूप में लिखी हो, आई जे के रूप में लिखी हो, तो तुरंत एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर वाई कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्चुअली ऐसे समझो 0 का स्क्वायर प्लस 3 का, समझे कुछ नहीं। एक चीज और समझो, क्योंकि बेटा जे तो खत्म हो चुका था ना, फिर भी मैंने ये 5 आ गया। चलिए ऐसे ही बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करिए और फटाफट बताइए आंसर क्या आएगा। उसके बाद जब ये आ जाए और मैच करिए आंसर कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, फिर मैग्नीट्यूड निकालना। क्या वो आपका आंसर √29 आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करो, ये आएगा आंसर। फिर इसमें एक चीज और बताता हूं, अभी बॉनी हुई है तो धीमे धीमे तो करेंगे सवाल बेटा। हाँ रूट देव का आ गया बेटा, देखो यही आएगा √29। उसने फ्रैंकली पूछ लिया, हम में से हो सकता है कईयों का डाउट हो। एक बात बताइए, उसने पूछा था ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा था, तो क्या ये और ये एक ही बात है, देखना सोचो। उसने ये पूछा कि सर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछा है, तो हम ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बी का निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। सोचिए, ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन देखिए एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि आपको इनइक्वालिटी ढूंढना पड़ेगा मुझे वेक्टर अलजेब्रा, ये पर मैं इसको बाद में करा था। लेकिन देखिए, और जिसने ये फील कर लिया, देखिए
पेज नंबर 85 खोलिए, पेज नंबर 85 खोलिए, उसमें एक्सरसाइज का 4.6 खोलिए। अब पहला ही क्वेश्चन पता है क्या कह रहा है? वो कह रहा है साबित करना है, उसमें साबित करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। उसने कहा ज्योमेट्रिकली साबित करो या कैसे भी साबित करो। मतलब यदि वो हमसे ये प्रूव करवा रहा है तो ये चीज तो साबित हो गई इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? फील करिए अब आप, क्यों इक्वल नहीं हो सकते? पता है आप क्या कर रहे हो? बताना। ये माना इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 3 और इसका क्या आएगा? अंडर रूट मैग्नीट्यूड क्या आएगा? ए का मैग्नीट्यूड जल्दी बोलो क्या आएगा? 3 3 9 2 9 4 13, अंडर रूट 13 आएगा। बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बेटा बताओ? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये 14 आ रहा है। तो क्या बताना, इन दोनों का जोड़ोगे तो ये तो रूट 13 प्लस रूट 14 आ जाएगा और ये आंसर आ रहा है रूट 29। ऐसा क्यों अंतर आ गया? क्योंकि ये टेक्निक गलत है, गलत है, इसलिए गलत है। क्यों गलत है पता है? इसका मतलब तो ये हुआ, यदि मैंने आपसे पूछा बताओ 6 और 8 का आंसर 14 आएगा क्या? दो वेक्टर है, एक का मैग्नीट्यूड 6 और एक का मैग्नीट्यूड 8 है, तो क्या 6 और 8 का आंसर 14 आएगा? 6 और 8 का आंसर 14 आएगा हर बार। एक का मैग्नीट्यूड 6 है, एक का मैग्नीट्यूड 8 है, दो वेक्टर, तो क्या उनका रिजल्टेंट 14 आएगा? तो हमारी वेक्टर अलजेब्रा यही तो कहती है जोड़ो मगर डायरेक्शन को भी साथ में लेना होता है। यदि ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते, एक ही डायरेक्शन में होते तो 6 और 8 14 होता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? पता है इसका मतलब यह है कि आप क्या कर रहे हो, रिजल्ट। ये पता है क्या चीज है? एक मिनट, इसको हार वेक्टर लिख दो। लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं इसको? तो आप ये कह रहे हो कि हार वेक्टर निकालने के लिए आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, खत्म कहानी, हटा सावन की हटा, ये करना है बस। ये गलत है ना? ये केवल एक स्पेशल केस है जो केवल थीटा इक्वल टू 0 पर ही जनरेट हो पाता है, जब दो वेक्टरों के बीच का एंगल थीटा 0 हो। नहीं समझ में आया? आगे ना? तो चलिए बेटा, ऐसे नहीं जुड़ते वेक्टर्स, ठीक है? मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड नहीं खेलते हैं उस पर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? चलिए इसे मिटाता हूं मैं। एसएस लेते चलना, ये मैं नहीं कहूंगा बार बार, मौका लेते ही ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? आसान क्वेश्चन है। 84th क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है इफ ए वेक्टर इक्वल टू दिस, ए वेक्टर है 4i माइनस 3j प्लस k कैप, और एक बी वेक्टर ये रहा माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, ये बी वेक्टर है। तो वो ये कह रहा है फाइंड सी वेक्टर। यदि ए और बी तो यही हो तो सी वेक्टर ऐसा निकालिए सच दैट, फाइंड सी वेक्टर सच दैट कि ये इक्वेशन वैलिड हो जाए। कितना आसान सवाल है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये 0 नल वेक्टर है। वो 0 लिख गया, नल वेक्टर लिखाएगा। वेक्टरों के समय 0 नहीं लिखते, नल वेक्टर लिखते हैं। तो क्वेश्चन में ठीक कर लेना, मैनुअल एरर है वो। अब देखिए बेटा, सॉल्यूशन सिंपल। आपको एक ऐसा वेक्टर निकालना है, सी वेक्टर ऐसा निकालना है जो इस इक्वेशन को फॉलो कर दे। तो बताइए इससे सी वेक्टर कितना आ गया? दैट इज सबको बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही तो हुआ। बताना, इसको इधर ले जाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो अब बताइए, मैं मन में सॉल्व कर देता हूं। बी में से एक हटाना है, माइनस आई, ये माइनस 5i हो जाएगा। समझ गए या नहीं? नहीं समझे? बी वेक्टर कितना है? माइनस आई प्लस जे प्लस 4k कैप माइनस ए वेक्टर है 4i माइनस 3j प्लस k कैप। अब जब ये इस माइनस को खोलूंगा तो अंदर के साइन पलट जाएंगे। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया, और इसका तो कोई फर्क। अब कर दो सॉल्व। तो सी वेक्टर जो आया माइनस आई माइनस 4i माइनस 5i,
जे 3J 4J प्लस 3K कैप, ये होगा बेटा सी वेक्टर। हो गया सवाल। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, धीमे धीमे लेवल बढ़ेगा, आपको अच्छा लगेगा। अब एक क्वेश्चन 81 वापस लेते हैं, ठीक है, सीक्वेंस अभी पकड़ लेंगे हम। 81st क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है डिटरमाइन द वेक्टर, इसका शायद आंसर गलत है लेकिन इधर देखना, डिटरमाइन द वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर ढूंढिए विच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो कि दे रखे हैं आपको, ए वेक्टर दे रखा है। अच्छा एक काम करो, ए वेक्टर बी वेक्टर, वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी, 2i माइनस 4j माइनस 6k, और बी वेक्टर दे रखा है 4i प्लस 3j प्लस 6k कैप। अब सवाल की लैंग्वेज अभी मैंने पूरी नहीं पढ़ी, लेकिन इतनी पढ़ ली कि मुझे इन दोनों को जोड़ने की जरूरत पड़ेगी। देन बताना ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आएगा, ए वेक्टर बताओ जोड़ दो, 6i माइनस जे, खत्म, ये आएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आप इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट वर्ड यूज कर सकते हो, वर्ड आपकी इच्छा है तो। आप इन दोनों को मिला के एक आर बोल दिया, व्हाट इज आर हियर, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट। अब सवाल क्या है, सुनिए सवाल धीमे धीमे, एक एक लाइन पॉज करके। डिटरमाइन अ वेक्टर, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज सी वेक्टर, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज सी वेक्टर। अब वो क्या चाह रहा है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है एक ऐसा वेक्टर निकालो जो ए और बी के सम से जुड़े, ए और बी का सम ये है ना, यानी आर वेक्टर से जुड़े। आर वेक्टर में यदि सी वेक्टर जोड़ दिया जाए, डिटरमाइन द वेक्टर व्हिच व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। वो कह रहा है यदि ऐसा सी वेक्टर निकालो, ऐसा सी वेक्टर मैंने अपने मन से मान लिया है, ऐसा वेक्टर निकालो जो आर वेक्टर में जोड़ दे तो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन, यानी आंसर के कैप दे दे। लैंग्वेज का मतलब ये है, पढ़िए लैंग्वेज, क्योंकि मेरे क्वेश्चन बनाने के बाद तो आप कर दोगे, लेकिन इस लैंग्वेज को तो इंटरप्रेट करिए कि एक ऐसा रिक्वायर्ड वेक्टर निकालिए जो यदि आर वेक्टर में जोड़ दिया जाए, आर कौन था, ए और बी का रिजल्टेंट में जोड़ दिया जाए तो क्या आंसर दे। उसने ये नहीं बोला के कैप दे, उसने बोला कि आंसर दे ऐसा कि केवल यूनिट वेक्टर आए, वो भी कौन सा वाला, जेड डायरेक्शन वाला। तो हो गया, बताइए तो सी वेक्टर का आंसर क्या आ गया बोलो। देखिए आर वेक्टर को क्या लिख दूं मैं, 6i माइनस जे और प्लस सी वेक्टर इक्वल टू के कैप। तो सी वेक्टर कितना आ गया, जनरली हम पहले आई लिखते हैं तो -6i प्लस जे प्लस के। दिस इज, बेटा आंसर ठीक कर लेना, शीट में शायद ये वाला आंसर गलत है, इसको ठीक कर लेना, ये आंसर आएगा -6i जे, यहां पता नहीं 4k कैसे लिखा हुआ है, ये गलत है। आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। और चलिए 82 एसएस ले लीजिए, इसका एसएस ले लीजिए 82, देखिए आप, वो कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। वो दो वेक्टर कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये रहा, ए वेक्टर कितना है, आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ये तो हमारा ए वेक्टर है, और बी वेक्टर है 3i माइनस 5j प्लस k कैप, ये बी वेक्टर है। वो कह रहा है एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट के पैरेलल हो, मतलब जिधर रिजल्टेंट ईस्ट में हो तो वेक्टर भी ईस्ट की ओर हो, बस यूनिट वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो। रुको, देन बेटा रिजल्टेंट कितना होगा, बेटा ये बताओ, रिजल्टेंट होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, है ना। चलिए तो बताइए रिजल्टेंट कितना आया, जोड़ दो, 3i आई 4i माइनस जे और ये माइनस के। पहले तो ये आ गया आर वेक्टर। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल सुनिए, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है,
ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है तो तुरंत दिमाग की घंटी क्या होनी चाहिए, टन, उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1। ऐसा यूनिट वेक्टर निकालिए जो इसके पैरेलल हो। इनडायरेक्टली आर कैप पूछ रहा है वो, सोचो कैसे, ढंग से सोचो, मैं 20 सेकंड दे रहा हूं। इनडायरेक्टली आप आर कैप निकालिए, बताओ आर कैप यूनिट वेक्टर होगा या नहीं होगा, यूनिट वेक्टर होगा। दूसरा, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम होगी या नहीं होगी, खत्म कहानी। उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालो जो इसके पैरेलल हो। मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया था, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा ए कैप, ध्यान है नहीं ध्यान, बताओ दोनों की डायरेक्शन पैरेलल ही तो हुए, बोलो पैरेलल में भी तो आएंगे ना सेम डायरेक्शन के वेक्टर, बताना ये पैरेलल वेक्टर होते हैं नहीं होते, मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी नहीं होता, केवल डायरेक्शन सेम हो। तो ये दोनों बताना ए कैप और ए वेक्टर पैरेलल है या नहीं, तो करिए, शुरू हो जाओ और निकालिए बेटा आर कैप, जल्दी से आपको दे रहा हूं आर कैप और आंसर मैच करिए। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूं। क्वेश्चन था ये, आर कैप कैसे निकलेगा भैया, कैसे निकलेगा, किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मारिए, वो आर कैप हो जाएगा इसी वेक्टर को, और जिधर आर वेक्टर होगा उधर ही आर कैप होगा। ये मैंने आज चेक कराया था ना, कराया था या नहीं चेक कराया था कि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। चलिए यदि ये समझ में आ गया तो चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन और देता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 87, मैंने रैंडमली बीच में से 87 पकड़ लिया अचानक से। चलिए 87 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 4j, ए वेक्टर इक्वल टू है 3i प्लस 4j और बी वेक्टर है 7i प्लस 24j, ठीक है, ये दो वेक्टर दे रखे हैं। अब कह रहा है फाइंड अ वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर डिजाइन करना है, एक ऐसा वेक्टर डिजाइन करना है जिसका मैग्नीट्यूड तो बी जैसा हो लेकिन पैरेलल टू ए वेक्टर हो। सुनना, उसने क्या है, मैं नीचे लैंग्वेज लिख देता हूं, वो कह रहा है एक मिनट, फाइंड अ वेक्टर हैविंग सेम, फाइंड अ वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड एज बी वेक्टर एंड पैरेलल टू ए वेक्टर। ये क्वेश्चन पूछा है उसने, मतलब एक, ठीक है ना, जैसे एक दूल्हा दुल्हन चाहते हैं ना शकल में वो दिशा पटानी जैसी हो, पैसे में नीता अंबानी हो, है ना, मतलब क्या कह रहा है, शकल दिशा पटानी जैसी हो और पैसा नीता अंबानी जैसा हो। तो ऐसे ही एक वेक्टर क्या चाहता है, वो क्या चाह रहा है कि एक ऐसी, लेट सॉल्यूशन समझना, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर इज सी वेक्टर, रिक्वायर्ड वेक्टर इज सी वेक्टर। तो बताइए सी वेक्टर में सी का मैग्नीट्यूड होगा, सी की डायरेक्शन होगी, बोलो। अब वो क्या चाह रहा है, अब बताइए, इसको कंटिन्यू कर दीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दीजिए। वो ये चाह रहा है कि ये तो बी, इतना हिस्सा तो बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड जैसा हो, चाह रहा है नहीं चाह रहा कि मैग्नीट्यूड वाला पार्ट तो बी जैसा हो और डायरेक्शन वाली ए के पैरेलल हो, तो एक हाइब्रिड वेक्टर बन गया। समझ में आया है नहीं आया, जल्दी बोलो, ये समझ में आया है, यही लाइन है इसमें समझने की, बाकी मुझे पता है आप कर लोगे। उसने क्या पूछा है, एक ऐसा वेक्टर निकालो उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होगी, मैग्नीट्यूड चाहिए उसको बी जैसा, डायरेक्शन चाहिए ए, तो इसमें से मैग्नीट्यूड निकाल दो, इसमें से डायरेक्शन निकाल दो और यहां सीन बना दो। अब किसी वेक्टर में से मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखा चुका हूं और डायरेक्शन खींचना भी सिखा चुका हूं। तो चलिए बेटा इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं, करोगे, करिए करिए करिए, फिर मैं जो काम बोलूंगा इसमें वो करना। क्यों नहीं लगा मुझे, अच्छा नहीं लगा ये, सीरियसली अंदर से। चलिए देखिए, क्योंकि पहले होता है यहां तक समझ में आया या नहीं आया, सबसे बड़ी चीज जो मेन है, जो सीरियसली मेन चीज है वो मैं यहाँ डिलीवर कर चुका हूं। यहां तक आया,
क्योंकि इसके आगे है ना, ठीक। अब बता बी का मैग्नीट्यूड निकाल, बी का मैग्नीट्यूड ऊपर देख, बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 7 स्क्वायर 24 स्क्वायर, शायद 25 आएगा ये, है ना, 25 हो गया ये तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। बी कैप चाहिए, नहीं नहीं नहीं, अब हमें ए कैप चाहिए। ए कैप कैसे निकलेगा बेटा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सॉरी ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो, किसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो वो, ठीक है। तो अब बताओ ए वेक्टर कितना है, 3i + 4j अपॉन मैग्नीट्यूड मन में कर ले 5 आएगा, 5 ही तो आएगा मैग्नीट्यूड किसी वे, ये ए कैप आ गया निकल के, कैप अलग से निकाल दिया भी। अब कर दो शादी इनकी, कर दो इन दोनों की। तो बताइए, ओम मंगलम भगवान विष्णु, सी वेक्टर कन्या को बुलाइए, बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड को बुलाइए, 25 आ गया। अब आइए बेटा डायरेक्शन, आइए डायरेक्शन, समझ गया नहीं, ओ भाई बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए कैप, दोबारा लिख दिया मैंने, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 25 और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3i + 4j अपॉन 5। तो सी वेक्टर 5 से 5 काट दे, 5 25, 5 दिया 15i, 5 चौक 20, 20j। चलिए अब मैं आपसे एक वही फालतू की चीज करा रहा हूं, करिए, फालतू की चीज है, ये सी वेक्टर है, ये आया है बेटा आपका राजकुमार, सी वेक्टर ये है। मान लो नई घोड़ी नई चाल, मैं आपसे पूछता हूं सी का मैग्नीट्यूड निकालिए, एक नया सवाल दे रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, करिए कितना आ रहा है, करिए करिए करिए, आपको पता है कितना आ रहा है, चेक करिए। आप देखोगे 15 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे 25, देखा इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हूबहू बी जैसा है। अच्छा सी कैप निकालिए, नई घोड़ी नहीं चल, निकालिए सी कैप, सी की डायरेक्शन निकालिए। सी कैप कैसे निकलेगा, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दीजिए, कर दे। सी वेक्टर कितना है, 15i कैप + 20j कैप अपॉन 25, है ना, 25, 5 कॉमन लाके काटा पीटी कर दो, तो 3i + 4j अपॉन 5। चेक करो, चेक करो, सी कैप हूबहू ए कैप आ रहा है नहीं आ रहा, तो ये तो आना ही था क्योंकि हमने बनाया ही ऐसा है ना। बोलो आज की क्लास समझ में आई या नहीं आई, हर क्लास इंपॉर्टेंट है ये, हर क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 80 नहीं, क्वेश्चन नंबर 90 तक होमवर्क में मोस्टली तो मैंने करा दिए, मोस्टली तो मैंने करा दिए, बीच के सवाल आप करिएगा, ठीक है।